अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुआ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं जियो डिजिटल। आज दुनिया भर में 9 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है और लाहौर समेत पूरे मुल्क में जगह जगह तकारीब हुई, आगाही मुहिम चलाई गई, सेमिनार्स हुए, जगह जगह केक कटिंग की तकरीब भी हुई। लेकिन मेंटल हेल्थ पर सिर्फ एक दिन बात की जाए या रोज़ाना बात की जाए, क्या ये बहुत सिंबॉलिक है? या फिर जब आप साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने का सोचते हैं, हिम्मत बांधते हैं, तो फिर इतने पैसे कैसे लाएंगे? मेरे साथ लाइफ कोच एंड रिलेशनशिप कोच सैयद एजाज बुखारी साहब मौजूद हैं। सर, इस मुल्क में जहाँ मेंटल हेल्थ अब हर शख्स का मसला है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेना वो अफोर्डेबल नहीं है, तो फिर क्या करे बंदा? एक तो मैं बात आपसे अर्ज़ करूँ, आज के इस दिन के हिसाब से मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि वालिदैन को, मैं साइकेट्रिस्ट वाला मैं जवाब देता हूँ आपको, वालिदैन से मैं गुजारिश करूँगा आज के इस दिन में कि प्लीज़ अपने बच्चों को सुनना शुरू करें। आप उनको इस तरह सुने, आप उन्हें ये मत बताएं कि हमें पता है तुम क्या कहना चाह रहे हो, बल्कि इस तरह सुने जैसे हैरान होकर सुनते हैं, ताकि उन्हें सुनाने का मज़ा आए। इसी तरह मैं मर्द से कहूँगा, यानी शौहर से, कि वो अपनी बीवी को भी बिल्कुल इसी तरह सुने, बग़ैर टोके, सिर्फ उसको सुनने के लिए सुन ले, समझने के लिए सुन ले, ताकि वो खाली हो फिर कहीं जाकर उसे भरे। बग़ैर टोके सुनने वाला मेंटली हेल्दी होता है। आज के हिसाब से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ दुआ जी, आपने फरमाया कि कहाँ से पैसे लाएं और कैसे उनको भरें, देखिए अब आपके पास यूट्यूब में बहुत कुछ पड़ा हुआ है। अगर अच्छी तरह सुन के समझना शुरू कर दें और फिर उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे तो बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। दूसरी बात ये, जिस तरह लोग अक्सर कहते हैं कि नेचर के साथ जुड़ जाना चाहिए, नेचर के साथ जुड़ के भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन प्लीज़ आज के दिन का जो मैसेज जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, एक ही चीज़ है जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। सुने सुने और सुने, और बग़ैर किसी को लेबल लगाए सुने। इस तरह सुने लोगों को कि शायद आपके को सुनाकर उनका जी हल्का हो जाएगा। उनका जी हल्का करने का आप किरदार अदा करें, चूँकि इसमें कोई शक नहीं है कि साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ख़ास तौर पर बाहर वाले बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, चूँकि मेंटल हेल्थ से बढ़कर, ज़हनी सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। सुसाइड रेशो बहुत बढ़ गई है और कोर रीज़न डिप्रेशन समझ आता है। मेंटल इलनेस कब आइडेंटिफाई की जा सकती है और कौन शख्स डिप्रेस होता है? देखिए, हम सब कहीं ना कहीं डिप्रेस हैं, और उसकी बुनियादी वजह ये बन रही है कि हम लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। फिर क्या होता है, फिर हम एक्सक्यूज़ेस ढूंढते हैं। ये जितने भी सुसाइड करते हैं या बाकी लोग, वो जस्टिफाई करते हैं अपने उस अमल को, तो जस्टिफाई करने वाला एक्सक्यूज़ ढूंढ रहा होता है। तो आप जब बात करते हैं डिप्रेशन की, आप किसी के सर में दर्द हो रहा है तो वो ये नहीं कहेगा इसकी कोई और वजह हो सकती है, वो कहीं डिप्रेशन है। कोई वो हाथ उठा लेता है बीवी के ऊपर, कहता है डिप्रेशन है। किसी ने अपने बच्चों को मारना शुरू कर दिया, गली मोहल्ले में फायरिंग कर दी, ये कर दिया, सबको वो डिप्रेशन का नाम लेके बच जाता है। हमें बताना चाहिए उनको कि डिप्रेशन ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तुम्हें गुस्सा आया है, तुम्हें उसके लिए बात करनी चाहिए कि तुम्हारे पर गुस्सा क्यों तुम्हें आ रहा है। जब आप डायग्नोज करने जाएंगे, रिफ्लेक्ट ऑन करने जाएंगे और बतौर एक्सक्यूज़ सबको एक्सेप्ट नहीं करना शुरू करेंगे, तो आपके मसाइल हल होने का इम्कान बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ मेंटल हॉस्पिटल मौजूद है, लेकिन वहाँ पर जाने वाला हर शख्स पागल होकर ही वापस आता है। अगर ख़वातीन चली जाएँ तो उनकी शादियाँ नहीं होती इवन। तो मुल्क में आगाही तो मौजूद है और अब लोग एजुकेटेड हैं, प्लस बहुत सारे लोगों का डिजिटल एक्सपोजर है, वहाँ पर दे फील देम सेल्फ अवेयर। मसला कहाँ है? देखें, आगही को बतौर आगही लिया जाता है हमारे यहाँ, आगही को बतौर अमल नहीं लिया जाता है। आप जब आगही को बतौर आगही लेंगे तो फिर आप वॉक कर लेंगे, आप बड़े बड़े बैनर लगा देंगे, 4-8 लोग आके अच्छी खासी तकरीर करके निकल लेंगे, लेकिन वो ज़िंदगी के ऊपर उसके असरात मुरतब नहीं होते हैं। अब जो कि हुकूमतों के पास पैसा ज़्यादा होता है, वसाइल ज़्यादा होते हैं, उन्हें ख़ास तौर पर चाहिए इस दिन के एतबार से कि वो ऐसे लोगों को इंगेज करें जो मोटिवेटेड हों। और अगर आप मोटिवेटेड लोगों को इंगेज करेंगे तो यकीन कीजिए फिर वो लोग जो वहाँ से डीमोटिवेट होकर आते हैं, जिनका आपने जिक्र किया, कभी ऐसे मामला नहीं होंगे। और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त इस चीज़ के ऊपर करने की हमें, यानी हमारा बजट सबसे ज़्यादा मुझसे के पूछे तो शायद तालीम से भी ज़्यादा मेंटल हेल्थ का होना चाहिए। हमारे यहाँ अभी भी ये टैबू है सर, लेकिन हम जब देखते हैं मुख्तलिफ डेटा को कंपेयर करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, यही कोर रीजंस आती हैं। तो आप समझते हैं कि फ़ाइनेंस एक बड़ा मसला है कि आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, और कब आपको बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए इस बात को कि अब आप वल्नरेबल हो चुके हैं और अब आपको डॉक्टर के अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता? एक तो स्टमक आपका अगर बार बार ख़राब हो रहा है, आपको नींद अगर ठीक तरह से नहीं आ रही है, आपको बग़ैर वजह के गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और आपको लगता है जैसे मेंटली आप थोड़ा फॉग आ रही है कि आपको बैठे बैठे ऐसे जैसे हल्का सा चक्कर आ रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा है ये कैसे हुआ है, या फिर आपके अंदर उदासी काफ़ी दिनों से ठहर गई है, तो ये अलामात हैं कि आपको अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
ایک اور پرابلم یہ آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بات کریں، جب بھی اس پہ کیمپین ہوتی ہے تو کہتے ہیں اپنے اندر کا غصہ نکالیں، لیکن ہم جن لوگوں سے بات کرتے ہیں اگر وہ ہمیں نہیں سنے تو ہم زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہیں، یا پھر کبھی کبھی وہ تھریٹ بن جاتا ہے. جتنے کرائم رپورٹ ہوتے ہیں، آپ نے کسی دوست سے شیئرنگ کی ہوتی ہے، آپ کسی کو بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ آپ کا اگر راز بتا دے تو یو گیٹ آؤٹ آف دا وے. تو اس میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ دیکھیے میں نے ایک دور میں ایک بات اس کے اوپر لکھی تھی کہ جو آنسو جائے نماز میں جذب ہوتے ہیں ان کا تماشا نہیں بنتا. یعنی اگر تو آپ رب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیتے ہیں تو یقین کیجیے آپ کو کس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کو حل پیش کر دیتے ہیں. باقی جو ارد گرد کے آپ کے لوگ ہیں وہ اپنے حصے کا تجربہ آپ کے اوپر کرتے ہیں. آپ نے دوست سے بات کریں، میں تو اکثر کہتے ہیں کولیگز اور ساس سسر سے تو کبھی دل کی بات نہیں کرنی چاہیے. جو سسرال ہے آپ کا، چونکہ وہ اسٹیک ہے، وہ آپ کو بعد میں اس کو مس یوز کر سکتے ہیں، آپ کے دوستوں سے مس یوز کر سکتے ہیں. تو آپ کو ایکسپرٹس کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اب اس کی افورڈیبلٹی کا ایشو ہے تو اس کے اوپر تو میں رائے قائم نہیں کر سکتا. یعنی گورنمنٹ کو کوئی ایسا سیٹ اپ بنانا چاہیے، کوئی کلبز انٹروڈیوس کروانے چاہیے کہ ہر شخص جیسے ڈسپینسری سے 50 روپے کی بخار کی دوا لے سکتا ہے تو اس کی دوا بھی ہونی چاہیے. لسننگ کارنرز ہونے چاہیے، وہاں پر اچھے لوگ بٹھانے چاہیے، پرانے لوگوں کو ان کو ایک ٹریننگ کر کے ان کو بٹھانا چاہیے. اور یہ جو لاسٹ ایئر ہمارے سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے، یہ پورا سال ہی اسی کے اوپر ہونا چاہیے کہ وہ مختلف جگہوں پہ جائیں، لوگوں کو سنیں، ڈیٹا اکٹھا کریں. یقین کیجیے اس سے بہت فرق پڑے گا اور اس میں پیسے بھی نہیں لگیں گے لوگوں کے. بچہ سگریٹ پیتا ہو تو سب سے پہلے بیوی کو پتہ چل جاتا ہے، ویسے تو کہا جاتا ہے، لیکن ماں کو سب سے پہلے بچے کی باڈی لینگویج پتہ چل جاتی ہے. تو ماؤں کو کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ پہلی درس گاہ ہوتی ہیں تو ڈپریشن کے لیے بھی سب سے پہلی وہ ہوتی ہیں جو سینسٹائز اگر ہوں گی تو دے کین ریکگنائز کہ اچھا بچے میں اب تبدیلی آئی. بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے. ماں کو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ باپ کو بتانا چاہیے. یہ جو چھپاتی ہیں مائیں، اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. اور باپ کو بتاتے ہوئے یہ ضرور سمجھانا چاہیے کہ آپ اسے لڑ مت پڑیں، اس کو بیٹھ کے ہم نے سمجھانا. اور بتا میں اس لیے رہی ہوں کہ آپ کی نسل ہے اور کل کو مجھے اوپر الزام نہیں آنا چاہیے کہ ماں نے خراب کر دیا تھا. تو ماؤں کو فوراً بتانا چاہیے باپ کو، اور پھر آبزرویشن میں رکھنا چاہیے. اگر وہ چیزیں بار بار اس طرز کے ریپیٹ کر رہے ہیں تو پھر یقیناً اسے کسی کو دکھانا چاہیے. آج جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ڈپریشن ول بی دا لیڈنگ کاز آف ڈیتھ، تو ہم نے ماضی قریب میں بہت سارے ایسے انسیڈنٹ دیکھے ہیں، ڈاکٹر عامر لیاقت سے لے کے بہت بڑے بڑے نام جنہوں نے خود سوزی کی. اس کی جو بھی چیز سامنے آئی اس کے بعد ان کی جب ریسرچ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بہت زیادہ ڈپریس تھے. اور ان امپلائمنٹ سے لے کر جس بھی وجہ سے اگر آپ اداسی کا شکار ہیں، تنہائی کا شکار ہیں، تو اس کی مینجمنٹ کرنا اور اس کو سمجھنا یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے. اور شاید یہ دن بھی آج اسی لیے منایا جاتا ہے.